अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 116 से 120। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 116 तत्काल हत्या। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 116 तुरंत मार डालो। जब उसने युनचे को देखा, जो अचानक उसकी आंखों के सामने आ गया था, लेन जुएर्वो की आंखें धुंधली हो गईं। वह काफी देर तक युनचे को घूरती रही और अंततः उसे विश्वास हो गया कि यह सब कोई भ्रम नहीं था और वह कोई सपना नहीं देख रही थी। उसके होठों के कोने गर्म मोड़ में उभरे हुए थे। उसकी निगाहें आश्चर्य, खुशी, आराम और कोमल भावनाओं के निशान से कांप रही थी जिन्हें उसने भी महसूस नहीं किया था। जूनियर ब्रदर यू, आप अभी भी जीवित हैं। बहुत अच्छे। वह धीरे से मुस्कुराए। हालांकि यह उसका पहली बार था जब किसी पुरुष ने उसे कसकर गले लगाया था। उसके दिल में अस्वीकृति का एक निशान भी नहीं था। इसके बजाय उसकी मानसिक स्थिति जो तनी हुई थी, पूरी तरह से शांत हो गई थी। ये जानते हुए कि युनचे अभी भी जीवित थी, उसके शरीर की सारी चिंता, भय और दर्द पूरी तरह से खुशी से बदल गया। युनचे द्वारा इस तरह गले लगाए जाने पर उसे एक प्रकार की संतुष्टि और सहजता महसूस हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने पहले सीनियर सिस्टर को बताया था कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने जीवन को सबसे अधिक महत्व देता है, तो मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ। आओ, इसे निगल लो। युनचे ने हेवन रिटर्निंग पैलेट निकाला और धीरे से लेन जुएर्वो के मुंह में डाल दिया। लेन जुएर्वो ने बिना किसी हिचकिचाहट के निगल लिया और गहरे आश्चर्य का भाव प्रकट किया, क्योंकि जिस क्षण गोली उसके मुंह में गई, उसे अपने पूरे शरीर में गर्म धारा बहती हुई महसूस हुई। उसकी सभी चोटें दुखना बंद हो गईं और बहुत तेज गति से ठीक होने लगी। स्वर्ग वापसी गोली, एक दवा जो कम समय में जल्दी ठीक होने में सक्षम थी, सबसे मूल्यवान सामग्री का उपयोग करती थी। उसे बेहद सटीक शोधन तकनीकों की आवश्यकता होती थी और साथ ही एक बहुत लंबी शोधन प्रक्रिया की आवश्यकता होती थी। जब गोली उसके मुंह में गई, लेन जुएर्वो को आश्चर्य से एहसास हुआ कि यह उपचार रामबाण हेवन रिटर्निंग पैलेट था। इसके अलावा यह एक मध्यम श्रेणी का हेवन रिटर्निंग पैलेट था जो केवल उच्च ग्रेड हेवन रिटर्निंग पैलेट से कमतर था। भले ही ऐसी हेवन रिटर्निंग गोली उन शीर्षस्थ संप्रदायों में से किसी एक के पास हो, फिर भी इसे एक बेहद कीमती प्रथम श्रेणी की औषधीय गोली माना जाएगा। युनचे ने हल्की सी मुस्कान दी और लेन जुएर्वो को उठने में मदद करते हुए धीरे से बोला, बड़ी बहन, थोड़ी देर आराम करो। इन खलनायकों को मुझ पर छोड़ दो। दूसरी ओर, पिछले विस्फोट में तुरंत 13 ब्लैक डेमन भाड़े के सैनिकों के मारे जाने के बाद ब्लैक डेमन बिना सोचे समझे डर गया था। उसके बगल में ब्लैक वुल्फ ने कहा, कैप्टन, घबराओ मत। ये वही असामान्य हथियार होगा जो 1 महीने पहले इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा ऐसा केवल एक ही हथियार रहना चाहिए, अन्यथा वह इसका उपयोग करने के लिए अब तक इंतजार नहीं करेगा। जैसे ही उसने ब्लैक वुल्फ के शब्द सुने, ब्लैक डेमन के दिल से डर बिना किसी निशान के गायब हो गया। ये निस्संदेह सबसे तार्किक व्याख्या थी। यहाँ तक कि अगर उसे पीट पीट कर मार भी दिया जाए, तो भी उसे विश्वास नहीं होगा कि नेसेंट प्रोफाउंड रियलम का एक गहन अभ्यासकर्ता उस तरह का हमला कर सकता है। उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और युनचे की ओर इशारा करते हुए गुस्से से चिल्लाया, तुम छोटे कमीने हो। तुमने वास्तव में मेरे 1 दर्जन से अधिक भाइयों को मारने की हिम्मत की है। मैं तुम्हारी जिंदा खाल उधेड़ दूंगा। जाओ, उन दोनों को मेरे लिए नीचे ले आओ। पुरुष और स्त्री दोनों जीवित होने चाहिए। आसपास के काले दानव भाड़े के सैनिक दहाड़ने लगे और अपने हथियार लहराने लगे और एक साथ हमला कर दिया। लेन जुएर्वो का दिल, जो अभी अभी शांत हुआ था, एक बार फिर तनावग्रस्त हो गया और उसने आग्रहपूर्वक कहा, जल्दी चले जाओ जूनियर भाई यून। आपके पास इतना मजबूत गहन आंदोलन कौशल है, इसलिए आपको निश्चित रूप से भागने में सक्षम होना चाहिए। आपके भागने के बाद मेरे पास तुरंत भागने और आपसे मिलने का एक रास्ता होगा। युनचे ने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अगर वरिष्ठ बहन के पास वास्तव में कोई रास्ता होता, तो आप एक क्षण पहले भी पकड़े नहीं गए होते। मैं न भागूंगा और न भागने की जरूरत है। मैं जहाँ भी रहूं, सीनियर सिस्टर को एक भी चोट नहीं पहुँचने दूंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, युनचे के हाथ में टाइगर सोल तलवार अचानक आगे बढ़ गई। जब वह हवा में यात्रा कर रही थी, तो मीटर लंबी तलवार के ब्लेड ने अचानक 3 फुट लंबी ज्वाला उगल दी। जैसे ही लॉ की जीप ने तलवार छोड़ी, ये क्षैतिज रूप से काले दानव भाड़े के सैनिकों में घुस गई जो आमने सामने दौड़ रहे थे। आह! फड़फड़ाती लॉ एक प्रचंड अग्नि ड्रैगन की तरह थी, जो गर्जना करते हुए काले दानव भाड़े के सैनिकों के शरीर पर टूट पड़ी। साथ ही खून जमा देने वाली चीख भी में मिला दिया गया। काले दानव भाड़े के 5 सैनिकों को उड़ा दिया गया। प्रत्येक के शरीर पर 15 सेंटीमीटर का घाव हुआ, जिससे ताजा खून निकला और घावों के पास के कपड़े और त्वचा सभी झुलस गए।
जहाँ तक सबसे आगे वाले भाड़े के सैनिक की बात है, उसके घाव के आसपास का क्षेत्र पहले ही काला हो चुका था। पांचों दर्द से चिल्लाते हुए फर्श पर लुढ़क गए। उनकी चीखें भूतों के रोने और भेड़ियों के चिल्लाने जैसी लग रही थी। लैंसुएरो ने अपनी सुंदर आंखों से उसे चौड़ा करके देखा। कुछ देर तक एकटक देखने के बाद वह आश्चर्य और प्रसन्नता से बोली, जूनियर ब्रदर यू, आपकी गहन शक्ति वास्तव में नवजात गहन क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंच गई है। वही ऊंचे की मौजूदा गहरी ताकत को महसूस कर सकती थी, फिर भी उसकी आवाज में गहरा अविश्वास था। अभी 1 महीना ही बीता था। वह वास्तव में नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के पहले स्तर से छलांग लगाकर नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर पर अपने वर्तमान स्तर तक पहुंच गया था और 1 महीने की अवधि में लगभग एक संपूर्ण विशाल क्षेत्र को पार कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अभी जो ज्वाला आक्रमण प्रदर्शित किया था वह अग्नि गहन कला से अतुलनीय रूप से अधिक शक्तिशाली था जो उन्होंने पहले दिखाया था। सही, क्योंकि मैंने वह फीनिक्स परीक्षण सफलतापूर्वक पास कर लिया है। मुझे एक रहस्यमय दिव्य फीनिक्स गोली प्राप्त हुई जिसने मेरी गहन शक्ति को तुरंत नवजात गहन क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने की अनुमति दी, युनचे ने मुस्कुराते हुए कहा और लैंसुएरो को अपने शरीर के आधे हिस्से से ढक दिया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि डिवाइन फीनिक्स पैलेट उनकी गहन ताकत को 5 से 6 स्तरों तक बढ़ा देगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में उन्हें लगातार 9 स्तरों को पार करने में मदद करेगा। ये घटना उसके शरीर में दुष्ट भगवान के अग्नि बीज से संबंधित प्रतीत होती थी, जिसने उसे दिव्य फीनिक्स पैलेट की शक्ति का 100% अवशोषित करने की अनुमति दी थी। ब्लैक डेमन और बाकी सभी लोग युनचे को 5 ब्लैक डेमन भाड़े के सैनिकों को जवाबी कार्रवाई करते हुए देखने के बाद हैरान रह गए, जिनके पास एक चाल के साथ नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 5वें स्तर की औसत गहरी ताकत थी। आग की लपटों से घिरी टाइगर सोल तलवार को देखकर ब्लैक वुल्फ जोर से चिल्लाया, तो ये पता चला कि आप जियो संप्रदाय के सदस्य नहीं हैं, आप बनिंगहेवन कबीले के सदस्य हैं। युचे के पिछले हमले के साथ उन्होंने ऊंचे की गहन ताकत के स्तर को भी समझ लिया था। नवजात गहन क्षेत्र का 10वां स्तर और जलते हुए स्वर्ग कबीले के शिष्यों के अलावा नवजात गहन क्षेत्र में ऐसी आश्चर्यजनक ज्वाला गहन ऊर्जा जारी करने में सक्षम होने के कारण वे किसी अन्य संप्रदाय के बारे में सोच भी नहीं सकते थे जो ऐसा करने में सक्षम थे। जलता हुआ स्वर्ग कबीला, चाहे वह जियो संप्रदाय हो या जलता हुआ स्वर्ग कबीला, उसे मरना ही होगा। यदि नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, काले दानव ने गंभीर मुख से कहा। हालांकि उनके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। आखिरकार भले ही वह एक छोटी सी समस्या थी, वह नवजात गहन दायरे के केवल 10वें स्तर पर था, वह कोई खतरा नहीं था। उसके बिना भी 3 उपकप्तानों में से कोई भी उसे हराने में सक्षम था। ये लड़का अहंकारी चेहरा रखने के लिए मैं इसे अपंग बना दूंगा। ब्लैक वुल्फ ने धीमी गुर्राहट दी और अपने पूरे शरीर को गहन ऊर्जा से ढक लिया। उसने एक कदम उठाया और युनचे की दिशा में आगे बढ़ गया। स्पाइक से ढके वुल्फ फैन गदा को युचे के चेहरे की ओर घुमाया। जाहिर है युचे के युवा और दिखने में आकर्षक छोटे सफेद चेहरे ने उसे अवचेतन रूप से ईर्ष्यालु बना दिया। अपनी भौं बुनने और लैंसुएरो की कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेटने के बाद युनचे की आकृति हल्की सी हिल गई। वुल्फ फैन गदा को तेजी से घुमाते हुए उसने आसानी से युनचे के चेहरे पर प्रहार किया। हालांकि इससे पहले कि ब्लैक वुल्फ अपनी मुस्कान प्रकट कर पाता, उसका चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि वुल्फ फैन गदा नहीं रुकी। इसके बजाय ये सीधे युचे के शरीर से होकर गुजरा और भ्रम के मौके पर ही गायब होने से पहले उसके पूरे शरीर से होकर गुजर गया। इस बीच युचे का असली शरीर, जो लैंसुएरो को गले लगा रहा था, ब्लैक वुल्फ के बगल में दिखाई दिया। बिना पीछे मुड़े या बगल में देखे उसका बायां हाथ अचानक उसके पीछे से टकराया और तुरंत पीछे हटने से पहले ब्लैक वुल्फ की कमर में निर्दयता से टकरा गया। उनकी संपूर्ण गतिविधि हिलते बादलों और बहते पानी की तरह तरल थी। गहन शक्ति में वृद्धि के साथ साथ स्टार गॉड की ब्रोकन शेडो की टूटी हुई छाया की गति और दूरी में व्यापक अंतर से वृद्धि हुई थी। जहां तक उसके द्वारा प्रदर्शित तात्कालिक गतिविधि की बात है, तो ब्लैक वुल्फ के बारे में भूल जाए, यहाँ तक कि ब्लैक डेमन और लैन के बारे में भी नहीं। ज़ुएरो स्पष्ट रूप से देख सकता था कि क्या हुआ था। इसके अलावा उसने लैंसुएरो को गले लगाते हुए भी इस त्वरित गतिविधि को पूरा किया था। युचे से झटका खाने के बाद ब्लैक वुल्फ फर्श पर गिर गया और उसके चारों अंगों में ऐंठन आ गई। ब्लैक टाइगर और ब्लैक डेविल आश्चर्यचकित थे। ब्लैक टाइगर ने गहरी सांस ली और कहा, हम जैसा कि 4 प्रमुख संप्रदायों में से किसी से अपेक्षा की जाती है, ये गहन आंदोलन कौशल वास्तव में उल्लेखनीय है। तो इसका क्या हुआ? ब्लैक डेविल ने तिरस्कार पूर्वक अपना मुंह घुमाया। वह नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर पर है। ब्लैक वुल्फ को शायद थोड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन अगर वह वास्तव में उसे नीचे ले जाना चाहता तो उसे केवल 3 या 4 चालें ही लगती।
अरे ब्लैक वुल्फ, तुम अभी भी वहाँ किस लिए लेटे हुए हो, अपने बल दिखा रहे हो? क्या आप उठकर इस लड़के को छू देंगे नहीं? ब्लैक वुल्फ, काला भेड़िया, ब्लैक डेविल कई बार लगातार चिल्लाता रहा, फिर भी ब्लैक वुल्फ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप वहीं पड़ा रहा। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। यूचे के मुंह का कोना मुड़ गया और गहराई से हंसा। वह इस जीवन काल में फिर कभी आपको जवाब नहीं देगा। क्या? ब्लैक टाइगर और ब्लैक डेविल के भाव एक ही समय में डूब गए और ब्लैक वुल्फ को एक किक के साथ पलट दिया। तुरंत उन दोनों के भाव बहुत बदल गए। ब्लैक वुल्फ का पूरा चेहरा पहले ही राख में बदल चुका था। उसके मुंह का कोना झाग के साथ खून से लथपथ था और उसकी आंखें बेहद चौड़ी हो गई थी। उसकी दोनों नेत्र गोल के काफी हद तक बाहर निकली हुई थी। फिर भी वे अपना ध्यान और उत्साह खो चुके थे और अपने पीछे केवल घातक धूसर क्षेत्र छोड़ गए थे। मृत, वह वास्तव में मर गया। असंभव, असंभव, वह ऐसे कैसे मर सकता है? उसने इस लड़के से केवल एक ही बार लिया था। ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्लैक वुल्फ की हालत को देखकर ब्लैक डेविल डर से पीला पड़ गया। अपनी आंखों पर विश्वास करने में पूरी तरह असमर्थ हो गया। सच्चे गहन क्षेत्र के पहले स्तर का एक गहरा अभ्यासी जिसने नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर के एक गहन अभ्यासी से एक झटका लिया, वह इस तरह कैसे मर सकता था? उनके बीच का अंतर सिर्फ एक स्तर का नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र का विभाजन था। यहाँ तक कि लैन ज़ुएरो ने भी अपनी सुंदर आंखें खोली और चकित हो गई। हालांकि उस समय के बारे में सोचते हुए जब उसने जियो लुओचेंग को अपंग कर दिया था, जो नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर पर था, जबकि वह केवल नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के पहले स्तर पर था, उसे तुरंत बहुत अधिक स्वाभाविक महसूस हुआ। नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 10वें रैंकर के एक झटके से सीधे तौर पर एक सच्चे गहरे दायरे के अभ्यासकर्ता को मारना असंभव होगा। हालांकि भले ही ऊंचे की गहन शक्ति रैंक इविल सोल के प्रभाव के तहत नवजात गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर थी, लेकिन उनकी गहन शक्ति की शक्ति इससे कहीं अधिक थी। इस तथ्य के अलावा कि उसने अनगिनत लोगों को मार डाला था, वह मानव शरीर की संरचना से बेहद परिचित था और अच्छी तरह से समझता था कि मानव शरीर के सभी प्रमुख महत्वपूर्ण स्थान कहाँ स्थित हैं। वह बिना किसी त्रुटि की थोड़ी सी भी गुंजाइश के एक ही वार से हत्या कर सकता है। तुमने वास्तव में हमारे तीसरे भाई को मार डाला। मैं तुम्हारी लाश के 1000 टुकड़े कर दूंगा। ब्लैक डेविल और ब्लैक टाइगर एक ही समय में हिंसक क्रोध में आ गए। उनके शरीर से क्रोध और जानलेवा इरादा निकल गया। वे दोनों एक ही समय में यूचे की ओर दौड़े। दो वुल्फ फैन गदाओं ने एक आश्चर्यजनक गहन ऊर्जा तूफान पैदा कर दिया और हिंसक रूप से यूचे की ओर टूट पड़े। यूचे ने धीरे से लैन ज़ुएरो को पीछे धकेल दिया। इस बार वह चकमा नहीं दिया। इसके बजाय उसने हल्की सांस ली और जोर से चिल्लाया। उसके शरीर में इविल सोल और हाथ में टाइगर सोल के साथ तलवार का ब्लेड आग की लपटों से जलने लगा। उनका स्पष्ट रूप से इरादा दो सच्चे गहन दायरे के गहन अभ्यासकर्ताओं के संयुक्त हमले को बलपूर्वक लेने का था। सावधान रहें, जूनियर भाई यूं, लैन ज़ुएरो तुरंत घबराकर चिल्लाए। एक नवजात गहन क्षेत्र अभ्यासी दो सच्चे गहन क्षेत्र अभ्यासियों के हमले से सीधे बचाव कैसे कर सकता है? बजना। टाइगर सोल तलवार दो वुल्फ फैन गदाओं के साथ मजबूती से टकराए और धातु के टकराने की कानभेदी ध्वनि लंबे समय तक लगातार गूंजती रही। उस क्षण भर में ब्लैक डेविल और ब्लैक टाइगर के मुंह के कोनों से एक व्यंग्य प्रकट हुआ। यदि उनके प्रतिद्वंद्वी ने अभी उस रहस्यमय गहन गति कौशल का उपयोग किया होता तो उन्हें थोड़ा सिरदर्द हो सकता था। हालांकि चूंकि प्रतिद्वंद्वी ने लापरवाही से उनके हमले को रोकने की कोशिश की, इसलिए उन्हें विश्वास था कि एकमात्र परिणाम ये होगा कि झटके से उसकी दोनों भुजाएं तत्काल घायल हो जाएंगी या यहाँ तक कि कुचल भी जाएंगी। हालांकि उनका उपहास पूरी तरह से स्थिर होने से पहले केवल एक क्षण तक चला। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो कुछ उनकी बाहों से ऊपर की ओर आया था, वह वास्तव में एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत झटका था, जिससे क्षण भर के लिए उनकी बाहों में बहुत दर्द हुआ और उनके अंगूठे और तर्जनी के बीच की त्वचा फट गई। यूचे की दोनों भुजाएं भी एक पल के लिए डूब गईं। लेकिन ठीक उसके बाद उसके माथे पर फीनिक्स की छाप हल्की सी चमक उठी और उसने एक गहरी चीख निकाली। टाइगर सोल तलवार, जो दो वुल्फ फैन गदाओं द्वारा दबाए जाने से एक पल के लिए रुकी, अचानक एक कान फाड़ देने वाली बाग दहाड़ जारी की। ये ब्लैक डेविल और ब्लैक टाइगर की पुतलियों की ओर चिलचिलाती गर्म लपटें लेकर चरम सीमा तक फैलते हुए दो वुल्फ फैन गदाओं के माध्यम से बह गया। सस दो भेड़िया नुकीले गदाओं को साफ साफ काट कर अलग कर दिया गया था। यूचे का स्टार गॉड्स ब्रोकन शेडो भी उसी क्षण सक्रिय हो गया था। धधकती रोशनी का एक झटका लेकर उसने बिजली के बोल्ट की तरह उन दोनों के शरीर को छेद दिया और उनके पीछे 5 कदम दिखाई दिया। जैसे जैसे उनकी पुतलियां चौड़ी होती गईं, ब्लैक टाइगर और ब्लैक डेविल की अभिव्यक्तियां स्थिर हो गईं। मृत्यु जैसी शांति के तहत उनके सिर बड़े करीने से उनकी गर्दन से अलग हो गए और सूखी जमीन पर गिर गए।
अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 117 फीनिक्स विंग का एम्पायरियन डांस। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 117 फीनिक्स विंग का एम्पायरियन नृत्य। बूढ़ा शैतान, बूढ़ा बाघ, ब्लैक डेविल और ब्लैक टाइगर दोनों को तुरंत सिर काटे जाते देखकर ब्लैक डेमन का सारा साहस नष्ट हो गया और उसने मौके पर ही लगभग खून की उल्टी कर दी। सभी काले दानव भाड़े के सैनिक और भी अधिक जड़ जमा चुके थे और यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे कि ट्रू प्रोफाउंड दायरे की शक्ति वाले 3 शक्तिशाली उप कप्तान वास्तव में एक 16 वर्षीय युवा के हाथों तुरंत मर जाएंगे। हे, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम सब जल्द ही फिर मिलेंगे। युनचे ने अपने शरीर को एक तरफ झुकाया और ब्लैक डेमन की ओर ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसने अचानक टाइगर सोल तलवार उठाए और दूर से 1 मीटर लंबी आग की लपटें ब्लैक डेमन की ओर बढ़ी। कमीने, मैं चाहता हूँ कि आप अपने खून का भुगतान करें। मैं आपको हजारों टुकड़ों में विभाजित करने जा रहा हूँ। काले दानव का गुस्सा आसमान छू गया। अपनी वुल्फ फैन गदा के एक झटके के साथ उसने हवा में ऊंची छलांग लगाने से पहले युनचे की ओर एक छलांग लगाकर हमला करने से पहले युनचे की लौ को तितर बितर कर दिया। युनचे भी कूद पड़े। उसके दोनों हाथों ने टाइगर सोल तलवार को कसकर पकड़ लिया और हवा में ब्लैक डेमन से भिड़ गया। बजना, सभी दिशाओं में चिंगारियां उड़ी। पीछे की ओर उड़ने से पहले दोनों के शरीर एक ही समय में जोर जोर से कांपने लगे। जब युनचे उतरा तो उसका शरीर थोड़ा सा हिल गया, लेकिन वह उसके ठीक बाद मजबूती से खड़ा रहा। जब ब्लैक डेमन उतरा तो वह अपना रुख स्थिर करने में सक्षम होने से पहले लगातार 5 या 6 कदम पीछे हट गया। उसके हाथ में मौजूद लोहे की वुल्फ फैन गदा पर एक उंगली गहरा छेद प्रभावशाली ढंग से दिखाई दिया। युनचे से आमने सामने मिलने और मारपीट का आदान प्रदान करने के बाद ब्लैक डेमन को आखिरकार समझ में आ गया कि क्यों ब्लैक डेविल, ब्लैक टाइगर और ब्लैक वुल्फ को युनचे ने एक के बाद एक आसानी से मार डाला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शुद्ध गहन ऊर्जा के इस टकराव से वह भी नुकसानदेह स्थिति में था। ब्लैक डेमन की आंखें एक हिंसक उथल पुथल में बदल गईं। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। असंभव, निश्चित रूप से असंभव। उसके पास स्पष्ट रूप से केवल नवजात गहन क्षेत्र के 10वें स्तर की गहन शक्ति है, जबकि मैं सच्चे गहन क्षेत्र के 3रे स्तर में हूँ। उसकी गहन ऊर्जा की तीव्रता मेरी तीव्रता से अधिक कैसे हो सकती है? यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। हालांकि भले ही वह इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, लेकिन सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी। प्रतिद्वंद्वी की गहन शक्ति का स्तर स्पष्ट रूप से उससे कमतर था, फिर भी उसकी गहन ऊर्जा की तीव्रता उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी के हथियार का भी बड़ा फायदा था। आखिरकार उसकी वुल्फ फैन गदा एक सच्ची गहन कलाकृति थी और युद्ध के दौरान उसकी गहन ऊर्जा भी इसमें समाहित थी। उनके प्रतिद्वंद्वी के लिए वास्तव में केवल एक ही वार से इतना बड़ा छेद करना, ये बहुत अधिक संभावना थी कि यदि गदा कुछ और वार झेलती तो आधे में विभाजित हो जाती। लगता है आप ही इससे ज्यादा कुछ नहीं है। युनचे टाइगर सोल तलवार की पीठ पर हाथ फेरने के लिए उसने अपना हाथ उठाते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, बच्चे, इतनी जल्दी अहंकारी मत बनो। ये पिता अभी तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है। आप एक बेकार नेसेंट प्रोफाउंड रियलम प्रैक्टिशनर हैं। आप मेरे प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते हैं? ब्लैक डेमन, हाँ। तूफान का हमला। ब्लैक डेमन कई दशकों तक बाहरी दुनिया में घुल मिल गया था, लेकिन क्योंकि वह किसी भी संप्रदाय से संबंधित नहीं था, इसलिए ब्लैक डेमन स्वाभाविक रूप से कोई उच्च श्रेणी का गहन कौशल नहीं सीख सका। हालांकि उसने बहुत सी निम्न श्रेणी की गहन कुशलताएं सीख ली थी जिन्हें कोई भी कहीं से भी खरीद सकता था। वह युनचे में बंद हो गया और अचानक तेजी से घूमने लगा, जिससे उसकी वुल्फ फैन गदा को घुमाते हुए एक भयानक गहन ऊर्जा तूफान पैदा हो गया। क्लैंग 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 क्लैंग। युनचे थोड़ा पीछे गिर गया और ब्लैक डेमन के सभी हमलों को रोकने के लिए तुरंत टाइगर सोल तलवार का इस्तेमाल किया। हर बार जब टाइगर सोल तलवार वुल्फ फैन गदा से टकराती थी तो इससे तेज खड़खड़ाहट की आवाज उत्पन्न होती थी और आकाश चिंगारियों से भर जाता था। लगातार 30 से अधिक वार के बाद युनचे पीछे की ओर उड़ गया और 1 दर्जन कदम पीछे गिर गया। इस समय ब्लैक डेमन के हमले भी रुक गए और वह युनचे की ओर इशारा करते हुए पागलों की तरह दहाड़ा, तुम लोग यहाँ किस लिए खड़े हो? जाओ और मेरे लिए उसे मार डालो। जो भी उसे मारेगा वह उपकप्तान होगा। तीनों उपकप्तानों की मृत्यु के बाद ब्लैक डेमन भाड़े के सैनिक अभी भी स्तब्ध थे और पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं कर सके। लेकिन इस समय ब्लैक डेमन की तेज दहाड़ सुनकर ऐसा लगा जैसे वे किसी सपने से जाग रहे हों। वे अचानक बाहर निकले और युनचे को चारों तरफ से घेर लिया। बड़ी बहन, सावधानी से अपनी रक्षा करो। युनचे ने 70 से 80 के दशक के नेसेंट प्रोफाउंड रियलम ब्लैक डेमन भाड़े के सैनिकों की घेराबंदी के सामने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। ऐसी परिस्थितियों में वह अब लैन ज़ुएर्वो की देखभाल नहीं कर सकता था। हालांकि
लेन सुएर्वो की क्षमता के साथ वह अभी भी अपने कमजोर शरीर के साथ बिना किसी जोखिम के थोड़े समय के लिए नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के दुश्मनों का सामना कर सकती थी। मरना। 1 दर्जन से अधिक काले दानव भाड़े के सैनिक एक साधारण संरचना के साथ बंद हुए और एक ही समय में यूचे की ओर छलांग लगा दी। यूचे ने इसे टाला नहीं, लेकिन अपने मुंह के कोने से एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। जब उसने उनके हमलों को एक झटके से झेला, तो ज्वाला की एक विशाल जीप बाहर फड़फड़ाने लगी, जिससे टाइगर सोल तलवार 2 मीटर से अधिक लंबी हो गई। पफ 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 पफ। जैसे ही लॉ की जीप पहले व्यक्ति पर लगी, प्रभाव ने उसकी गर्दन तोड़ दी और फिर बिना किसी शक्ति में कमी के दूसरे, तीसरे और चौथे की ओर बढ़ना जारी रखा। इतने सारे दुश्मनों का सामना करते समय हर किसी पर हमला करना वर्जित माना जाता था, जब तक कि एक के पास बिल्कुल जबरदस्त शक्ति थी, क्योंकि हमले की शक्ति काफी हद तक बिखर जाएगी। इसके बजाय खुद पर दबाव कम करने के लिए अपनी शक्ति को एक दिशा में केंद्रित करना चाहिए। हालांकि यूचे ने जो करने का फैसला किया वह अपनी तीव्र ऊर्जा से क्षैतिज रूप से स्वीप करना था। इन सभी नवजात गहन शत्रुओं के सामने उसकी गहन शक्ति को भारी नहीं माना जाता था, लेकिन उसका हथियार एक पृथ्वी गहन कलाकृति थी जो आसानी से नवजात गहन क्षेत्र की गहन ऊर्जा रक्षा को काट सकती थी। उसने जो लपटें छोड़ी वे फीनिक्स की लपटें थीं, जो दुष्ट भगवान की शक्ति के नियंत्रण में थीं। उनकी गहन कला और हथियार के पूर्ण दबाव के अलावा उनकी बेहतर गहन शक्ति ने उनके क्षैतिज स्वीप को एक वास्तविक क्षैतिज स्वीप बनने की अनुमति दी, जिसे बिल्कुल भी मजबूर नहीं किया गया था। 1 दर्जन से अधिक लोगों के समूह में से 7 या 8 जो उसकी घेराबंदी कर रहे थे, यूचे के ऐसे ही एक हमले से सीधे बह गए। पीछे से तेज हवा की आवाज आई और एक भारी कुल्हाड़ी उसकी गर्दन की ओर झूलती हुई आई। बिना पीछे मुड़े उसने अपने बाएं हाथ से मुट्ठी बनाई और हवा में दे मारा। टकराना। काले दानव भाड़े के सैनिक ने यूचे पर चुपचाप हमला करने की कोशिश की थी। उसकी छाती की हड्डियां अचानक टुकड़ों में विभाजित हो गईं और दूर तक उड़ते हुए उसने खून की उल्टी की। मरना। इन काले दानव भाड़े के सैनिकों के प्रति यूचे के मन में दया या दया का कोई निशान नहीं था। एक छलांग के साथ वह 3 काले दानव भाड़े के सैनिकों के हमलों से बच गया और काले दानव भाड़े के सैनिक पर पीछे से हमला किया, जिससे उसकी छाती में एक खूनी छेद हो गया। पीछे हटने की शक्ति उधार लेते हुए उसका शरीर बहुत दूर से उछला, जिससे 3 लोग आकाश में ऊपर ज्वाला की जीप में समा गए। जब वह उतरा तो अन्य 3 को एक हमले के साथ उड़ते हुए भेजा गया। अधिक से अधिक काले दानव भाड़े के सैनिकों ने ज्वार की लहर की तरह भीड़ में यूचे को घेरते हुए हर तरफ से हमला करना शुरू कर दिया। यूचे शांत और संयमित रहे। स्टार गॉड की टूटी हुई छाया का उपयोग करते हुए वह तूफान के अंदर तेज गति की तरह भीड़ में घुस गया। टाइगर सोल तलवार जहां भी उतरती, हथियार टूट जाते और लोग एक ही वार में मर जाते। टाइगर सोल स्वॉर्ड के विरुद्ध नेसेंट प्रोफाउंड दायरे में इन अभ्यासकर्ताओं की गहन ऊर्जा रक्षा कागज के एक पतले टुकड़े की तुलना में बहुत अलग नहीं थी। कुछ ही समय बाद यूचे का शरीर खून के बड़े बड़े धब्बों से बिखर गया था। हालांकि उन्हें इस सब के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उसने अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को मार डाला था। उसके लिए हत्या करना गेहूं काटने जितना ही सामान्य था। यह उसके हृदय में थोड़ी सी भी लहरें जगाने में असमर्थ था। काला दानव जो दूर खड़ा था उस पल का फायदा उठाना चाहता था जब यूचे को घेरा जा रहा था और एक बार और हमेशा के लिए चीजों को खत्म करने के लिए एक गुप्त हमला करना चाहता था। लेकिन उसके खून से लथपथ शरीर को देखकर और उसे काले दानव भाड़े के सैनिकों की लहरों को गेहूं की तरह काटते हुए देखकर उसके दिल में एक गहरी ठंडक आने लगी। ये स्पष्ट रूप से एक लड़का था, फिर भी उसने बिना किसी प्रयास के तेज और साफ हत्याएं की, झिझक या अनिच्छा का निशान। इसके अलावा हत्या करते समय उसकी आंखें और अभिव्यक्ति बहुत शांत थी, इतना शांत कि ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वह लोगों को मार रहा है। उसने अपने जीवन काल में काफी लोगों की हत्या भी की थी, 100 नहीं तो कम से कम 80। हालांकि लोगों को मारते समय वह निश्चित रूप से इतना शांत नहीं होगा। वह केवल नेसेंट प्रोफाउंड दायरे में था, फिर भी उसके पास इतनी भयानक शक्ति थी। ज्वाला की वो चौंका देने वाली जीभें, वह भयानक तलवार जो जिसे भी छूती थी उसे मौत दे देती थी। ब्लैक डेमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यूचे पर चुपचाप हमला करने का विचार जल्द ही दूर हो गया और उसके दिल के अंदर एक गहरा डर पनपने लगा। बेतहाशा भागने के लिए अपने शरीर को मोड़ने से पहले उसके कदम पीछे हटने लगे। दौड़ने की कोशिश कर रहे हो। उसकी सारी हरकतें यूचे की नजर में थीं। यूचे की नजरें धुंधली हो गईं क्योंकि उसने टाइगर सोल तलवार को घुमाया, जिससे उसके आसपास के सभी काले दानव भाड़े के सैनिकों को जमीन से 30 मीटर दूर आकाश में छलांग लगाने से पहले मजबूर होना पड़ा। जैसे ही उसकी नजर ब्लैक डेमन पर पड़ी, उसका शरीर आग की लपटों से जलने लगा। फीनिक्स विंग का एम्पायरियन नृत्य।
यूचे के शरीर पर आग की लपटें तेजी से भड़क उठी और आग की 2 किरणें उसकी पीठ पर फैल गईं। उसका पूरा व्यक्तित्व नीचे की ओर झुक गया। दूर से यह एक लघु फीनिक्स की तरह आकाश से नीचे झपट्टा मारता हुआ लग रहा था, जो अपने साथ फीनिक्स की हल्की सी चीख भी ले जा रहा था। फीनिक्स विंग का एम्पायरियन नृत्य फीनिक्स अग्नि कौशल को वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स के 5वें चरण में दर्ज किया गया। संगठित होने पर लॉ के पंथ किसी की पीठ से उठेंगे और एक साहसी और शक्तिशाली हमले में दुश्मन पर हमला करेंगे, जिसके बाद बड़े पैमाने पर ज्वाला विस्फोट शुरू हो जाएगा। मूल रूप से इस कौशल का उपयोग करने के लिए 5वें चरण में किसी की फीनिक्स अग्नि शक्ति का होना आवश्यक था, लेकिन युनची की अत्यंत उच्च समझ क्षमता और दुष्ट देवता के अग्नि बीज के पास मौजूद शक्ति के तहत इसका गहरा प्रवेश द्वार टूट गया था। इस कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए उसने अपनी फीनिक्स अग्नि शक्ति को दुष्ट देवता की अग्नि शक्ति के साथ मिलाया था। आकाश से भयंकर दबाव और धधकते तापमान के कारण ब्लैक डेमन को अब चेतन रूप से पीछे मुड़कर देखना पड़ा, लेकिन भले ही उसने पहले इसका पता लगा लिया हो, लेकिन फीनिक्स विंग के एम्पायरियन डांस के शक्तिशाली तेज झटके से बचना उसके लिए मौलिक रूप से असंभव था। बूम! एक जोरदार चीख पूरे क्षितिज में गूंज उठी। सूखी जमीन पर असंख्य दरारें मकड़ी के जाले की तरह तेजी से फैल गईं, लेकिन वे तुरंत ही भड़की हुई आग की लपटों से घिर गईं। प्रचंड लपटों के बीच एक काली आकृति निकली, जिसने भारी मात्रा में ताजा खून छिड़कते हुए एक फेंके हुए घिसे पिटे बोरे की तरह जमीन पर गिरने से पहले धूल का बादल उठा लिया। हर काला दानव भाड़े का सैनिक अपने ट्रैक में जम गया। अपनी खुली आंखों से वे आग की लपटों के पीछे हिलती हुई काली आकृति को देखकर भयभीत हो गए। लेन सुएरो भी वहां खाली खड़ा था। उसके छोटे से हाथ ने उसके मुंह को ढांक लिया और उसकी निगाहें धुंधली हो गईं और आश्चर्य से भर गईं। यूची धीरे धीरे ब्लैक डेमन के सामने चला गया। उसने ठंडी उदासीनता से उस शरीर को देखा जो जमीन पर फैला हुआ था और खड़ा होने में असमर्थ था। हर बार एम्पायरियन नृत्य में भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती थी। फीनिक्स विंग का अनावरण हुआ और यह आज दूसरी बार था जब उसने इसका उपयोग किया था। लंबे समय तक इविल सोल गहरा द्वार खोलने के अलावा उसका शरीर गंभीर रूप से कमजोर होना शुरू हो गया था। हालांकि इस प्रहार का प्रभाव स्पष्ट और देखने में आसान था। पिछले प्रभाव के दौरान उसने ब्लैक डेमन की रीढ़ की हड्डी के टूटने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी थी। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाने के कारण ब्लैक डेमन को पूरी तरह से अपंग माना जा सकता है। यदि वह इस चोट से बच भी गया तो भी वह अपना शेष जीवन केवल लकवाग्रस्त होकर ही व्यतीत कर पाएगा। मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। युनचे के दृष्टिकोण को महसूस करने के बाद ब्लैक डेमन ने माफी की दर्दनाक प्रार्थना की। किसी के जीवन को संजोना मानवीय प्रवृत्ति थी। उसके जैसे शुद्ध खलनायक की तो बात ही मत कीजिए, जिसने आधा जीवन स्वतंत्र और निरंकुश रहने के बाद भी अपने जीवन का पर्याप्त आनंद नहीं उठाया था। युनचे ने झुककर अपने हाथ की पीली स्थानिक अंगूठी उतारते हुए ठंडे स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारे अस्तित्व का पहले से ही कोई मूल्य नहीं है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, युनचे ने ब्लैक डेमन की गर्दन को हथेली से काट दिया। एक दरार के साथ ब्लैक डेमन की गर्दन सीधे तौर पर टूट गई क्योंकि उसकी आंखें बाहर की ओर उभरी हुई थी। उसने फिर कभी कोई आवाज या सांस नहीं ली। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 118 सितारा झुलसा देने वाला दानव कमल। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 118 सितारा झुलसा देने वाला दानव कमल। मर गया, कैप्टन मर गया, कैप्टन मर गया। लगातार 3 वाइस कैप्टन के मारे जाने के बाद ब्लैक डेमन मर्सिनरी ग्रुप का सबसे मजबूत अभ्यासकर्ता, जो उनका बॉस भी था, पहले कायरता से भाग गया था और फिर उसके भागने के बीच में यूचे द्वारा आसानी से मार डाला गया था। अपनी रीढ़ खोकर काले दानव भाड़े के सभी सैनिक डरे हुए थे क्योंकि उनके दिल डर से कांप रहे थे। ब्लैक डेमन की लाश के पास खड़े उस युवा को देखकर, जिसका चेहरा पानी की तरह शांत था, उनमें पहले से मौजूद सारी लड़ाई की भावना अंतहीन घबराहट और भय में बदल गई। थोड़ी सी घातक खामोशी में आग की लपटें धीरे धीरे बुझ गईं। ठंडे भाव के साथ यूचे धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी गतिविधियों के बाद निकटतम ब्लैक दानव भाड़े के सैनिक की आंखें डर से सिकुड़ गईं। फिर वह जोर से चिल्लाया और भागने के लिए इधर उधर मुड़ गया। उनके कार्यों ने तुरंत ही सभी काले दानव भाड़े के सैनिकों को सदमे से जगा दिया। वे सभी डर के मारे एक के बाद एक भागने लगे और अब उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं रही। भागना चाहते हो? उनके भागने से यूचे को राहत का एहसास नहीं हुआ। इसके बजाय उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडी जानलेवा मंशा का स्पर्श झलक गया। जैसे ही उसका शरीर उड़ गया, उसने अपनी गहरी ऊर्जा अपने पैरों के नीचे डाल दी और कुछ ही समय में भागते हुए काले दानव भाड़े के सैनिकों के समूह को पकड़ लिया। अगर ये काले दानव भाड़े के सैनिक भागते समय तितर बितर हो जाते तो उसके पास कुछ भी नहीं होता, मतलब कुछ भी करना। हालांकि
उनके 4 कप्तानों की लगातार हत्या ने इन काले दानव भाड़े के सैनिकों के दिलों में उसके प्रति एक जबरदस्त भय पैदा कर दिया, जिससे वे सभी अवचेतन रूप से विपरीत दिशा में भाग गए जहां वह पहले था। इसके अलावा वह दिशा पीछे के पहाड़ का एकमात्र निकास भी थी। अपनी जान बचाने के लिए भागने वाले समूह के पीछे युनचे ने हवा में ऊंची छलांग लगाई। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद तुरंत स्टार गॉड्स ब्रोकन शेडो के साथ क्षैतिज रूप से चले गए और सीधे समूह के शीर्ष पर पहुंच गए। अपनी टाइगर सोल तलवार को नीचे की ओर इंगित करते हुए तलवार का शरीर धधकती लपटों से प्रज्वलित हो गया, क्योंकि उसकी भौहों के केंद्र में सुनहरे फीनिक्स की छाप ने एक चमकदार सुनहरी चमक छोड़ी। तारा, झुलसा देने वाला, दानव, कमल। अपने धीमे मंत्रोच्चार के दौरान युचे का पूरा शरीर आग की लपटों से जलने लगा और अचानक नीचे गिर गया। बूम! जहां युचे उतरा था वहां से आकाश को ढकने वाली आग की लपटें एक धमाके के साथ फूटी। बेतहाशा जारी की गई गहन ऊर्जा धधकती फीनिक्स लॉ की परतों और परतों में बदल गई और बाहर की ओर बिखर गई। तुरंत आसपास के क्षेत्र में 60 मीटर से अधिक के दायरे में फैल गई और निर्दयता से सभी काले दानव भाड़े के सैनिकों को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो युनचे को केंद्र में रखकर एक सुंदर ज्वलंत कमल अचानक खिल गया हो। हालांकि हर एक पंखुड़ी घातक फीनिक्स लॉ से जल रही थी। विशाल अग्नि कमल के भीतर से पीड़ा की अनगिनत दयनीय चीखें गूंज उठी। चीखें इतनी दयनीय थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वे नरक के 9वें स्तर की गहराई से आ रही हों। लेकिन स्टार चिलचिलाती दानव लॉर्ड्स ने किया चीखों पर जरा भी दया नहीं आए और बिना दया के फूलते रहे। टिमटिमाती लपटों की परतें और परतें धीरे धीरे एक बड़े और बड़े चिलचिलाते अग्नि कमल में खिल गईं। लेंजुएरो, जो दूर खड़ा था, देखकर पूरी तरह से स्तब्ध हो गया था। भले ही वह बहुत बूढ़ी नहीं थी, फिर भी वह पहले से ही बहुत सारे विशेषज्ञों को देख चुकी थी, जिनमें उच्च स्तरीय अर्थ प्रोफाउंड दायरे के कुछ मजबूत व्यक्ति और यहाँ तक कि कुछ स्काई प्रोफाउंड दायरे के स्वामी भी शामिल थे। हालांकि उसने कभी किसी को नहीं देखा था जो अग्नि विशेषता गहन कला का उपयोग करके इतना शानदार दृश्य जारी कर सकता था, जिसमें बनिंग हेवन क्लान भी शामिल था, जिसके पास ब्लू विंड एम्पायर में सबसे मजबूत अग्नि विशेषता गहन कला थी। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि ऐसा झटका वास्तव में युचे से आया था। एक 16 वर्षीय व्यक्ति के हाथों से नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के पहले स्तर पर नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर को हराना, 1 महीने के समय में एक पूरे दायरे को पार करना, नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर पर 4 ट्रू प्रोफाउंड दायरे के गहन अभ्यासकर्ताओं को लगातार मारना। मेरी भावनाओं ने मुझे धोखा नहीं दिया, वह निश्चित रूप से वही है जिसकी मैं तलाश कर रही थी। लेंजुएरो ने चुपचाप आगे की ओर देखते हुए धीरे से बुदबुदाया। ज्वाला कमल पहले ही अपने सबसे बड़े आकार में खिल चुका था, जबकि दयनीय चीखों की आवाज शांत हो गई थी। आग की परतों के माध्यम से लेंजुएरो अभी भी उन आकृतियों को देख सकता था जो अपने जीवन के लिए आग की लपटों में लुढ़क रही थी। उसने अपना सिर घुमाया और उसका हृदय गहरी अनिच्छा से भर गया। इस समय आग की लपटों के बीच उसने युचे को थके हुए भाव के साथ टाइगर सोल तलवार को खींचते हुए भारी कदमों से बाहर निकलते देखा। उसके शरीर पर कपड़े पहले से ही फटे हुए थे और उसके कपड़ों पर खून के सभी धब्बे भी अग्नि कमल के अंदर झुलसकर काले हो गए थे। जूनियर भाई यू, लेंजुएरो ने तेजी से दौड़ते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वह युचे के पास पहुंची, उसने अपने कदम रोक लिए और आगे आने से क्षण भर के लिए डर गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस समय उसके लिए वर्तमान युचे के प्रति अपरिचितता की भावना पैदा न करना असंभव था। सत्ता में अचानक उछाल वास्तव में कम महत्वपूर्ण था। जब उसने पहले 3 उपकप्तानों को मार डाला था और जब उसने इन काले दानव भाड़े के सैनिकों का नरसंहार किया था, तो उसकी हर चाल बिना किसी उदारता के मामूली संकेत की घातक थी। और एक अग्नि कमल के साथ अन्य 70 या अधिक काले दानव भाड़े के सैनिकों को उनकी कब्रों में भेजा गया। पलक झपकते ही 100 से अधिक लोगों का नरसंहार करते समय भी उनकी अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली थी। वह स्पष्ट रूप से केवल 16 वर्ष का युवक था, फिर भी वास्तव में उसका स्वभाव राक्षस जैसा था। बड़ी बहन, मैं थोड़ा थक गया हूँ, एक पल के लिए मेरा साथ दो। युचे अस्थिर रूप से हिलते हुए कमजोर कदमों से आगे चला गया। जैसे ही उसने ये कहा, उसका शरीर शिथिल हो गया और लगभग ढह गया। स्टार स्कोरिंग डेमन लॉर्ड्स फीनिक्स लॉ कौशल था जो लॉर्ड ऑफ द फीनिक्स के 6ठे चरण में शामिल था। इसकी एकल लक्ष्य शक्ति फीनिक्स विंग्स के एम्पायरियन नृत्य से कमतर थी। इसके बजाय इसमें अत्यंत भयानक बड़े पैमाने पर भस्म करने की क्षमता थी। फीनिक्स विंग्स का एम्पायरियन डांस केवल आकाश में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि स्टार स्कोरिंग डेमन लॉर्ड्स को किसी भी स्थिति में और किसी भी स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। लेकिन साथ ही इसने भारी मात्रा में ऊर्जा भी खत्म कर दी।
इविल सोल राज्य में रहते हुए फीनिक्स विंग्स के 2 एम्पायरियन डांस और एक स्टार स्कोरिंग डेमन लॉर्ड्स को उजागर करने के बाद इस थोड़े समय में उनकी गहन ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। लेन ज़ुइरो तुरंत यूचे का समर्थन करने के लिए आगे बढ़े। वह पूछने से पहले एक पल के लिए झिझकी, जूनियर ब्रदर युन, क्या आपने अतीत में बहुत से लोगों को मार डाला है? यूचे पहले तो चुप रहा और फिर धीरे से सिर हिलाया। मैंने पहले भी कई लोगों को मारा है, जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा। धीरे धीरे सिकुड़ते अग्नि कमल की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, वरिष्ठ बहन, क्या आपको लगता है कि मैं उन लोगों को मारने के लिए क्रूर हूँ जो अब हम पर हमला करने की कोशिश नहीं कर रहे थे और केवल अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहे थे? लेन ज़ुइरो ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सहमत हो गई। युनचे ने लेन ज़ुइरो की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ बहन, जब मैंने कहा कि आपका स्वभाव पहले बहुत नर्म और दयालु था, तो यह वरिष्ठ बहन की प्रशंसा नहीं थी बल्कि एक शिकायत थी। वरिष्ठ बहन को ये समझना चाहिए कि ये खलनायक, कमोबेश, वे सभी बुरी प्रवृत्ति रखते हैं। हत्यारे और जिन लोगों का उन्होंने वध किया वे अधिकतर निर्दोष होंगे जिन पर उन्होंने हमला किया और लूटपाट की। इन खलनायकों को पहले ही मर जाना चाहिए था और यहाँ तक कि मृत्यु भी उनके द्वारा किए गए अपराधों को मिटा नहीं सकती। पहले उन्होंने हमें 1 महीने से अधिक समय तक ट्रायल ग्राउंड में फंसाया था। यदि ये तथ्य न होता कि मैंने फीनिक्स ट्रायल पास कर लिया होता, तो हम इतनी आसानी से बच नहीं पाते। इसके अलावा उन्होंने पूरे फीनिक्स कबीले को खत्म कर दिया होगा। मैं उन सभी को मार रहा हूँ, यह एक रत्ती भर भी नहीं है, हद से ज्यादा बढ़ रहा है। लेन ज़ुइरो के होंठ हल्के से कांपने लगे जब उसने कम होते अग्नि कमल को देखा। उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, बहुत छोटी उम्र से मेरे गुरु ने मुझे लोगों के प्रति परोपकारी और सौम्य होना, सभी जीवित चीजों से प्यार करना सिखाया। उनमें वास्तव में पाप थे, लेकिन वे अभी भी जीवन जी रहे थे। अभी अभी उन्होंने अपने हथियार भी फेंक दिए, भागने का फैसला किया और इस तरह हमारे लिए कोई खतरा नहीं था। क्यों? क्या आप उन्हें जाने नहीं दे सकते? वे अत्यंत दुष्ट और शातिर लोगों का एक समूह हैं। अगर मैंने उन्हें आज जाने दिया, तो वे कल अन्य लोगों को मार सकते हैं और यह कई लोगों को भी मार सकता है। युनचे ने दृढ़तापूर्वक कहा, जबकि अगर हम उन्हें अभी मार देते हैं, तो हम इसके बजाय कई निर्दोष लोगों को बचा सकते हैं। बेशक दयालु लोगों और निर्दोष लोगों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन इन दुष्टों को मारना पाप नहीं है। इसके बजाय आप वास्तव में दूसरों को बचा रहे होंगे। उन्हें जाने देना सच्चा पाप है। लेन ज़ुइरो, छोटे भाई यू, आपने सचमुच ही किया। ये बहुत अच्छा है, ये सचमुच बहुत अच्छा है। इस समय फैंग बायचुआन ने अभी भी बेहोश फैंग ज़ुइर को अपनी बाहों में ले रखा था और वह फीनिक्स कबीले के सदस्यों के साथ चल रहा था। उनमें से प्रत्येक का चेहरा उत्साह से भरा था और आंखें गर्म आंसुओं से भरी थी। उन्होंने युनचे को ऐसे देखा मानो वे किसी देवता को देख रहे हों। जिस समय युनचे ने काले दानव को मारा था, उस दौरान गुफा की सील को फैंग बायचुआन ने खोला था। इसके बाद उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए और उनकी भावनाएं भड़क उठी। उनमें से बहुत से बुजुर्ग बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं पाए। ये वह दूत होगा जिसे फीनिक्स भगवान ने हमें बचाने के लिए भेजा था। फीनिक्स भगवान हमारे बारे में कभी नहीं भूले। फैंग बायचुआन की बाहों में पीले चेहरे वाले फैंग ज़ुइर को देखते हुए यूचे ने तुरंत कहा, कबीले नेता फैंग, खलनायकों का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया है। जल्दी से ज़ुइर और बाकियों को घर वापस ले आओ और पीने के लिए कुछ साफ पानी ढूंढो। हालांकि उन्हें तुरंत खाना न खाने दें। जल्दी जाओ, ये बच्चे अभी खतरनाक स्थिति में हैं। हम बाकी चीजों के बारे में बाद में बात कर सकते हैं। ठीक है, फैंग बायचुआन ने सिर हिलाया। दूसरों की मदद से उसने बेहोश बच्चों को लिया और घाटी के प्रवेश द्वार की दिशा में तेजी से चला गया। जब उस स्थान से गुजर रहे थे जहां अग्नि कमल जल रहा था, तो वे सभी अचानक रुक गए और सावधानी से भरे चेहरों के साथ आगे की ओर देखने लगे। जैसे ही अग्नि कमल बुझ गया, 2 काले दानव भाड़े के सैनिक, जो पीले सफेद चेहरों के साथ लकवाग्रस्त बैठे थे, उनकी दृष्टि में प्रकट हुए। उनके अधिकांश कपड़े पहले ही जलकर काले हो चुके थे। उनके शरीर भी कई स्थानों पर जलाए गए थे, लेकिन वे सभी मूलतः मामूली जले हुए थे। वे कुछ समय पहले स्टार चिलचिलाती दानव कमल के बिल्कुल किनारे पर थे, इसलिए वे वास्तव में अग्नि कमल की चपेट में नहीं आए थे। वे अग्नि कमल के प्रभाव से बह गए थे। वे अभी भी लकवे की हालत में क्यों बैठे थे? इसका कारण यह नहीं था कि उन्हें भारी चोट लगी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वे इतने डरे हुए थे कि उनके पैर जेली में बदल गए थे। जैसे ही उन्होंने फैंग बायचुआन और अन्य लोगों को अपनी दिशा में आते देखा, उन्होंने तुरंत चौड़ी आंखों से देखा और घबराकर पीछे हट गए, जैसे कोई पक्षी धनुष की टंकार से चौंक जाता है, ये सोचने के लिए कि अभी भी मछलियां हैं जो जाल से बच गईं। युनचे ने टाइगर सोल तलवार को लेन ज़ुइरो के हाथ में रखने से पहले आश्चर्य का चेहरा दिखाया और जल्दी से कहा,
वरिष्ठ बहन, मेरे पास कोई गहन ऊर्जा नहीं है और मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। जल्दी जाओ और उन दोनों आदमियों को मार डालो, तुम्हें उन्हें भागने नहीं देना चाहिए। टाइगर सोल तलवार को अवचेतन रूप से लेते हुए लेंजुएरो ने अवचेतन रूप से टाइगर सोल तलवार को ले लिया और इसके बजाय गतिहीन होकर वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें तेजी से चमकने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने पहले कभी किसी को नहीं मारा है और मैं किसी को मारना नहीं चाहती। चूंकि वे जीवित रहने में सक्षम थे, तो यही उनका भाग्य है। पूरा समूह खत्म कर दिया गया था और उनके पास लौटने के लिए कोई और जगह नहीं थी। अभी कुछ क्षण पहले ऐसी भयावहता का अनुभव करने के बाद उन पर विचार किया जा सकता है उन्हें उनकी सजा मिल गई है। बस उन्हें जाने दो। ब्लैक डायमंड मर्सिनरी ग्रुप अब मौजूद नहीं है, इसलिए इसकी संभावना नहीं है कि वे भविष्य में फिर से बुराई करेंगे। सवाल से बाहर, युनचे ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। दुश्मनों से मुकाबला करते समय उदार होना और जड़ों को खत्म न करना हमेशा सबसे बड़ा वर्जित है। यदि आप उन्हें नहीं मारेंगे तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसे जल्दी करें। युनचे के शब्द अत्यावश्यक और सख्त थे, जो आमतौर पर लेंजुएरो का सामना करने वाले सौम्य शब्द से बिल्कुल अलग थे। लेंजुएरो के होंठ कांपने लगे और फिर से रुकने से पहले 2 कदम आगे बढ़े। चाहे कुछ भी हो, टाइगर सोल तलवार को उठाने में असमर्थ रहे। अंत में उसने एक मौन आह भरी और उन 2 काले दानव भाड़े के सैनिकों की ओर मुड़ी जो अभी भी जीवित होने के लिए भाग्यशाली थे। छोड़ो, भविष्य में इतना विश्वासघाती मत बनो। यदि नहीं, तो अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। लेंजुएरो के शब्दों ने जमीन पर लकवाग्रस्त 2 काले दानव भाड़े के सैनिकों को अपने सपने से जगाया, क्योंकि वे जल्दी से जमीन से उठ गए। हालांकि लेंजुएरो ने जो सोचा था उसके विपरीत वे भागने के लिए पीछे नहीं हटे। इसके बजाय फैंग बायचुआन की ओर छलांग लगाने से पहले उनकी निगाहें धुंधली हो गईं। कबीले नेता फैंग, सावधान रहें। युचे की पुतली सिकुड़ गई और जोर से दहाड़ने लगी। हालांकि युचे के चिल्लाने में बहुत देर हो चुकी थी। काला दानव भाड़े का सैनिक पहले ही फैंग बायचुआन के सामने दौड़ चुका था और उसे बिना तैयारी के पकड़ लिया। नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 6ठे स्तर पर अपनी शक्ति के साथ फैंग बायचुआन उसका विरोध करने में कैसे सक्षम था। एक पल में उसने फैंग बायचुआन को दूर धकेल दिया और फैंग जुएर को उसकी बाहों से पकड़ लिया। फिर उसने फैंग जुएर की गर्दन पर चुटकी काटने के लिए अपने हाथ इधर उधर घुमाए और एक भयावह मुस्कान प्रकट की। आप सभी पीछे रहें, पीछे हटें, वापस जाना, नहीं तो मैं तुरंत उसकी गर्दन काट दूंगा। जुएर, जुएर, फैंग बायचुआन, जो बेहोश हो गया था, जोर से चिल्लाया। लेंजुएरो की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई, क्योंकि उसने तुरंत कहा, तुम खलनायक, मैंने तुम्हें सद्भावना से जाने दिया, फिर भी तुमने बेशर्मी से इतना घृणित व्यवहार किया। जुएर को अभी रिहा करो। हे, ब्लैक डायमंड मर्सिनरी ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, हमारे ब्लैक डायमंड मर्सिनरी ग्रुप ने इस 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रवेश करने के लिए एक बड़ी रकम का भुगतान किया था। एक ही खजाने के लिए हमारे पूरे समूह को नष्ट कर दिए जाने के बाद मैं इसे छोड़ने के लिए कैसे तैयार हो सकता था। तुरंत अपना खजाना सौंप दो, यदि नहीं तो मैं इस लड़के को गला दबाकर मार डालूंगा। मैं जानता हूँ कि यह आपके कबीले के नेता का बेटा है। असल में मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आपका खजाना इस बच्चे के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे नहीं सौंपते हैं, मैं वैसे भी जीना नहीं चाहता, इसलिए मेरे साथ एक को नीचे खींचना और मौत के दरवाजे को देखने से पहले आपके दर्दनाक रोने को देखना इसके लायक होगा। हा 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 हा। लेंजुएरो ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और उसका चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। युनचे की ओर से शांत और ठंडी आवाज आई, वरिष्ठ बहन, यह आपकी झिझक, आपकी उदारता और आपकी परोपकारिता का परिणाम है। आपकी कृपा ने इन दोनों खलनायकों को रिहा कर दिया और बदले में जुएर का जीवन उनके हाथों में सौंप दिया। क्या यही वह परिणाम था जो आप देखना चाहते थे? मैं और अगर वे ऐसा नहीं भी करते हैं, अगर वे यहाँ से भाग जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वे बाद में क्या करेंगे? वे सार्वजनिक रूप से यह बात फैला देंगे कि यहाँ एक रहस्यमय गांव में तथाकथित खजाना छिपा हुआ है। जब वह समय आएगा, तो कौन जानता है कि कितनी महान शक्तियाँ और संप्रदाय खजाने की खोज में आएंगे। उस समय इस फीनिक्स कबीले को न जाने कितनी बार और भी बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा, और इसके कारण यहाँ सभी का नरसंहार भी किया जा सकता है। युनचे ने लेंजुएरो की ओर देखा और उसके एक एक शब्द उसके दिल में सुइयों की तरह चुभ गए। मैंने लोगों को मार डाला है, कुछ 100 से अधिक खलनायकों को मार डाला है, अनगिनत लोगों को नुकसान पहुंचाया है, उनका बदला लिया है, और इससे भी अधिक संख्या में लोगों को बचाया है, जिन लोगों को संभवतः भविष्य में उनसे हानि हो सकती है। आपने किसी को नहीं मारा, और यहाँ तक कि 2 खलनायकों को दयालुता से छोड़ भी दिया।
लेकिन उसके कारण यहाँ 200 से अधिक निर्दोष लोगों, युवा और बूढ़े को दुखद रूप से मरना पड़ा। क्या ये परोपकार और सार्वभौमिक प्रेम की आपकी समझ है? देवताओं के विरुद्ध अध्याय 119 अभिशाप को जलाना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 119 अभिशाप को जलाना। रुकना, उसे चोट मत पहुंचाओ। जब तक आप ज़ुएर को जाने देंगे, मैं आपसे कुछ भी वादा करूंगा। फैंग ज़ुएर की जीवन शक्ति पहले से ही असहनीय रूप से कमजोर थी और अब वह भी राक्षसी पंजे में आ गया था। खलनायक फैंग बाइचुआन अब अपनी पूर्व शांति हासिल नहीं कर सका। उसने उदास चेहरे के साथ अपना हाथ उठाया और घबराहट में चिल्लाया, तो फिर आप जिस खजाने की रखवाली कर रहे हैं उसे तुरंत सौंप क्यों नहीं देते? काला दानव भाड़े का सैनिक लगभग विक्षिप्त तरीके से दहाड़ रहा था और उसके चेहरे पर एक भयावह भाव था। लेकिन वास्तव में हमारे पास कोई खजाना नहीं है। आप अभी भी मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप अब अपने बेटे का जीवन नहीं चाहते हैं। काले दानव भाड़े के सैनिक ने एक भयावह मुस्कान प्रकट की और फैंग ज़ुएर की गर्दन के चारों ओर पकड़ी गई हथेली अचानक कड़ी हो गई। भले ही फैंग ज़ुएर बेहोश था, उसके छोटे और पीले चेहरे पर अभी भी दर्द भरा भाव दिख रहा था। रुकना, लैन ज़ुएरो ने एक कदम आगे बढ़ाया और काले दानव भाड़े के सैनिक पर अपनी तलवार तान दी। क्योंकि उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था, फिर भी उसके पास मदद करने का कोई तरीका नहीं था। उसका हृदय घृणा और खेद से भर गया। अगर उसने यूचे की बात सुनी होती और उस पर अमल किया होता, तो वर्तमान स्थिति कभी नहीं होती और भविष्य के लिए कोई चिंता भी नहीं होती। हालांकि चूंकि चीजें पहले ही इस तरह से बदल चुकी थी, तो पछतावे का क्या फायदा। उसके पीछे युनचे ने बिना किसी भाव के अपना हाथ उस काले दानव भाड़े के सैनिक की ओर रखते हुए उठाया और उदासीनता से एक शब्द कहा, विस्फोट। फोश। एक धीमी आवाज के साथ धधकती आग का एक बड़ा गोला अचानक ब्लैक डेमन भाड़े के सैनिक के पिछले मस्तिष्क और पीठ से फूट पड़ा। समय की केवल 2 सांसों में लाल रंग की लपटें पहले से ही उसकी गर्दन में महत्वपूर्ण वाहिकाओं को जला चुकी थी, जिससे उसकी आंखें बाहर निकल आईं और फैंग ज़ुएर को शक्तिहीन रूप से छोड़ दिया गया। उनका शरीर जमीन पर इस तरह गिर गया मानो कोई गिरा हुआ खूंटा हो और उनके प्राण निकल गए हों। युनचे के स्वभाव के कारण इसमें कोई संदेह नहीं कि वह वास्तव में इन खतरनाक जाल से फिसली मछलियों को प्रकट नहीं होने देगा। ये 2 काले दानव भाड़े के सैनिक, जिन्होंने सौभाग्य से अपनी जान बचाई थी, युनचे द्वारा जानबूझकर ऐसा किया गया था। भले ही स्टार चिलचिलाते दानव लोट्स ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन इसने उनके शरीर में अविभाज्य गहन ऊर्जा डाल दी थी। अत्यधिक सदमे के तहत भले ही उन्होंने उस गहन ऊर्जा को महसूस किया हो जो बाहर से उनके शरीर में डाली गई थी, वे निश्चित रूप से इतने शांत नहीं होंगे कि इस विदेशी गहन ऊर्जा को बाहर निकाल सकें। उचित समय के तहत युनचे इस गहन ऊर्जा को प्रज्वलित करेगा और शरीर के अंदर से फीनिक्स की लौ को प्रज्वलित करेगा। उसने इन 2 लोगों को जीवित क्यों छोड़ दिया, इसका कारण लैन ज़ुएरो को एक आवश्यक सबक देना था और इसे उसके अच्छे इरादे और विचार भी माना जा सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि भविष्य में लैन ज़ुएरो को उसकी अत्यधिक कोमलता और दयालुता से ठेस पहुंचे। फैंग बाइचुआन ने पहले तो घूर कर देखा, फिर तेज गति से आगे बढ़ा और फैंग ज़ुएर को अपने आलिंगन में पकड़ लिया। वर्तमान स्थिति को देखकर दूसरे ब्लैक डेमन भाड़े के सैनिक की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई और चिल्लाते हुए बदहवास होकर भाग गया। युनचे ने अपना हाथ नीचे कर लिया और अत्यधिक थकान के कारण धीरे धीरे फर्श पर बैठ गया। उसके मुंह से तत्काल धीमी चीख निकली, वरिष्ठ बहन ज़ुएरो। काले दानव भाड़े के सैनिक को देखते हुए, जो आगे और आगे भाग रहा था, लैन ज़ुएरो का दाहिना हाथ, जिसकी पकड़ में टाइगर सोल तलवार थी, बेहोश होकर कांपने लगा। युनचे के हर एक शब्द ने उसके दिल में सुइयों की तरह छेद कर दिया और पहले वाला दृश्य जिसके कारण उसे अफसोस हुआ, वो उसके दिमाग में घूम गया। आखिरकार उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, अपनी गहरी ऊर्जा को संघनित किया। जैसे ही टाइगर सोल तलवार को ब्लैक डेमन भाड़े के दिल के पीछे उड़ते हुए गोली मारी गई। जैसे ही टाइगर सोल तलवार उसके हाथ से छूट गई, उसने अपना सिर घुमाया और बंद कर लिया उसकी आंखें। पशिश। टाइगर सोल तलवार ने निर्दयता पूर्वक ब्लैक डेमन भाड़े के सैनिक के दिल के पिछले हिस्से में उसके शरीर के माध्यम से छेद किया, उसकी छाती के सामने से उड़ गई और फिर एक क्लैंक के साथ बोल्डर के एक टुकड़े में कीलों से ठोक दी गई। काला दानव भाड़े का सैनिक जमीन पर गिर पड़ा और फिर कभी सांस भी नहीं ले सका। तलवार के ब्लेड के शरीर में प्रवेश करने की आवाज स्पष्ट रूप से वापस चली गई और लैन ज़ुएरो अचानक कांपने लगी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और बहुत देर तक उन्हें खोलने की हिम्मत नहीं हुई। दूर पड़े अंतिम काले दानव भाड़े के सैनिक की लाश पर नजर डालते हुए युनचे ने अपने दिल में एक शांत आह भरी और धीरे से कहा,
ये पहली बार होना चाहिए जब वरिष्ठ बहन ज़ुएरो ने किसी व्यक्ति को मार डाला है ना? पहली बार किसी को मारने का एहसास बहुत भयानक और बहुत ही भयानक होगा, दर्दनाक। इसके बाद किसी को अगली कुछ रातों तक बुरे सपने भी आ सकते हैं। ये सब मैं जानता हूँ। अगर सीनियर सिस्टर ज़ुएरो एक साधारण लड़की होती तो मैं तुम्हें ऐसा दर्दनाक काम नहीं करने देती। हालांकि भले ही मैं सीनियर सिस्टर की असली पहचान नहीं जानता, सीनियर सिस्टर के स्वभाव, शिष्टाचार, गहरी ताकत के साथ साथ उस अनुबंधित गहन जानवर को भी जो उच्च ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है। कई संकेत मुझे बता रहे हैं कि सीनियर सिस्टर की पृष्ठभूमि कुछ और नहीं बल्कि असाधारण होनी चाहिए। बड़ी बहन या तो किसी बड़े संप्रदाय से होती है या किसी अत्यंत उच्च पद पर आसीन कुलीन परिवार से होती है। चूंकि आप उस तरह के स्तर पर स्थित हैं, तो इस सत्ता और स्थिति के लिए संघर्ष के साथ साथ लड़ाई और षड्यंत्रों से भरा होगा। वरिष्ठ बहन का अत्यधिक नर्म दिल और दयालु स्वभाव वरिष्ठ बहन को बार बार नुकसान पहुंचा सकता है, इतना कि यह घातक हो सकता है। मैं सीनियर सिस्टर को इस तरह का नुकसान सहते हुए नहीं देखना चाहता, और इसलिए वरिष्ठ बहन को कम से कम ये सीखने की जरूरत है कि दोस्तों और दुश्मनों के साथ अलग अलग व्यवहार कैसे किया जाए। ये वाक्य सीनियर सिस्टर के लिए बहुत क्रूर लग सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि सीनियर सिस्टर के आसपास, जिनमें स्वयं सीनियर सिस्टर भी शामिल हैं, ऐसे कुछ लोग रहे होंगे जिन्हें सीनियर की दुश्मनों के प्रति नर्म दिली के कारण अपूरणीय क्षति हुई होगी। यूचे के शब्दों ने लेन ज़ुएरो को चुप करा दिया, और जैसे ही उसने आखिरी वाक्य कहना समाप्त किया, उसका पूरा शरीर अचानक कांपने लगा और काफी देर तक लगातार कांपता रहा। उसके चेहरे पर एक दर्दनाक भाव भी उभर आया था। काफी देर के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो यूचे पहले ही फीनिक्स कबीले के अवशेषों के 2 युवकों के समर्थन से बहुत दूर चल चुकी थी। उसकी निगाहें कुछ देर के लिए झुक गईं और उसके मुंह के कोनों से एक हल्की सी फुसफुसाहट निकल गई। यूचे, धन्यवाद। ब्लैक डेमन मर्सिनरी के साथ हुई घटना ने शेष फीनिक्स कबीले की जीवन शक्ति को थोड़ा घायल कर दिया था, लेकिन सौभाग्य से भले ही इसने कई लोगों के शरीर को कुछ समय के लिए कमजोर कर दिया और कुछ गंभीर रूप से बीमार भी हो गए, यूचे के रहते किसी का भी जीवन खतरे में नहीं पड़ा। यूचे ने फीनिक्स परीक्षण पास कर लिया था, फीनिक्स छाप हासिल कर ली थी, फीनिक्स कबीले के इस संकट को खत्म कर दिया था और कई दर्जन कबीले के लोगों को ठीक करने के लिए ऐसे रहस्यमय चिकित्सा कौशल भी प्रदर्शित किए थे जो आसन खतरे में थे। पिछले कुछ दिनों में फीनिक्स कबीले में हर कोई यूचे के साथ ऐसा व्यवहार करता था मानो वह कोई भगवान हो और उसे अत्यधिक सम्मान और श्रद्धा देता था। और आज विशाल हिमचील अंततः जाग गया था। अब यूचे और ज़ुएरो के प्रस्थान का समय हो गया था। फैंग बायचुआन को विदाई देते समय फैंग बायचुआन का चेहरा अनिच्छा से भर गया था। उन्होंने यूचे की ओर देखते हुए चिंतित होकर कहा, हमारे कबीले ने लंबे समय तक दुनिया को छोड़ दिया था और इस जगह पर छिप गए थे जो बाकी दुनिया से कटा हुआ था। इसका कारण यह है कि भले ही हमारे पास फीनिक्स छाप है, हम केवल अत्यंत कमजोर शक्ति रखते हैं। यदि हमारा पूरा कबीला छिप नहीं गया तो यह फीनिक्स छाप, जिसे दूसरों से छिपाया नहीं जा सकता, हमारे लिए अनगिनत मुसीबतें लेकर आएगा। हालांकि हम कुछ नवजात गहन क्षेत्र के गहन चिकित्सकों को भी संभाल नहीं सकते हैं और केवल उन्हें हमारा फायदा उठाने दे सकते हैं। सौभाग्य से आप लोग इस घटना के लिए यहाँ थे, अन्यथा हमारा मुरझाया हुआ वंश पहले ही समाप्त हो गया होता। हालांकि यह संकट खत्म हो गया है, फिर भी मैं बेहद डरा हुआ हूँ। चूंकि हमारा छोटा सा कबीला इतना कमजोर है, हम भविष्य में ऐसा कुछ होने से नहीं रोक पाएंगे। और अगर आप जैसा सम्मानित व्यक्ति अगली बार सामने नहीं आया, इसके बजाय यूचे ने हंसते हुए फैंग बायचुआन से कहा, कबीले नेता फैंग, आपको विदाई देने के अलावा एक और कारण है कि मैंने इस बार आपको खोजा, और वह है आपके वंश में मौजूद अभिशाप को दूर करने में आपकी मदद करना। यूचे का ये छोटा सा वाक्य गड़गड़ाहट की ताली की तरह था जो फैंग बायचुआन के कानों के ठीक बगल में सुनाई दिया। उसका शरीर कांप उठा और उसके पूरे चेहरे की विशेषताएं वहीं स्थिर हो गईं। इसके बाद उसकी निगाहें तेजी से कांपने लगी और वह तुरंत यूचे के सामने पहुंच गया। उसने अपने दोनों हाथों से यूचे की दोनों बाहों को कसकर पकड़ लिया और कांपते उत्साह के साथ पूछा, तुमने क्या कहा? आपने क्या कहा? क्या आप उसे दोहरा सकते हैं? फैंग बायचुआन की प्रतिक्रिया पूरी तरह से यूचे की अपेक्षाओं के अनुरूप थी। उसने सीधे फैंग बायचुआन की आंखों में देखा और ईमानदारी से उत्तर दिया, वास्तव में आपके वंश में अभिशाप बहुत आसान है दूर करना, इसे फीनिक्स फ्लेम से जलाकर ही हटाया जा सकता है। उस दिन मेरी गहन ऊर्जा अत्यधिक समाप्त हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी गहन ऊर्जा का लापरवाही से उपयोग करने का साहस नहीं किया। मैं आपको अभी इस बारे में केवल इसलिए सूचित कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज ही पूरी तरह से ठीक हुआ हूँ।
बोलते समय यूचे ने अचानक अपना हाथ उठाया और अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से फैंग बायचुआन के माथे पर गहरे लाल रंग की फीनिक्स छाप को दबा दिया। फीनिक्स लॉ का एक छोटा सा बिंदु उसकी उंगलियों पर तेजी से प्रज्वलित हुआ और फिर तुरंत फैंग बायचुआन की फीनिक्स छाप में पहुंच गया। फैंग बायचुआन के चेहरे पर दर्द की झलक दिख रही थी, लेकिन ये भी केवल उसी क्षण के लिए प्रकट हुई थी। इसके बाद उसकी फीनिक्स छाप का रंग अचानक बदलने लगा। गहरे लाल रंग से ये धीरे धीरे और अधिक उज्जवल होता गया, जब तक कि यह एक लाल रंग नहीं बन गया जो पूरी तरह से किसी भी अस्पष्टता से रहित था। युनचे ने अपनी उंगली हटा ली और हल्की सी मुस्कान के साथ फैंग बायचुआन की ओर देखा। फिर फैंग बायचुआन ने अपने कांपते हाथ को अपने माथे पर फीनिक्स की छाप को सहलाने के लिए बढ़ाया जो गर्म हो गया था। वह उत्साहित था और इतना द्रवित था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उन्होंने रुंधे हुए स्वर में कहा, अभिशाप गायब हो गया है। ये वास्तव में पूरी तरह से गायब हो गया है। युनचे ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों की देखभाल के बाद हर किसी का शरीर भी कमोबेश ठीक हो जाना चाहिए। आइए इस अवसर का लाभ उठाएं और सभी को एक स्थान पर इकट्ठा करें। मैं सबके ऊपर लगे अभिशाप की छाप को जड़ से मिटा दूंगा। ठीक है, ठीक है। फैंग बायचुआन ने अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। जैसे ही उसने यूचे को देखा, उसके दिल में कृतज्ञता इतनी प्रबल थी कि इसे किसी भी भाषा में वर्णित नहीं किया जा सकता था। यूचे ने ब्लैक डेमन मर्सिनरी ग्रुप का सफाया कर दिया था, अपने पूरे कबीले की जान बचाई थी और उनके खून से अभिशाप को हटा दिया था। अनिवार्य रूप से अपने सैकड़ों कुलों की भावी पीढ़ियों को बचा रहे हैं। उसने उनके पूरे कबीले को एक बार फिर से शक्ति और सम्मान प्राप्त करने की अनुमति दी। अपनी रक्षा करने की शक्ति के साथ अगली पीढ़ी के बाद उन्हें अब इस उजाड़ पर्वत श्रृंखला में छिपकर छिपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 120 हेडिंग टुवर्ड्स ब्लू विंड इंपीरियल सिटी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 120 ब्लू विंड इंपीरियल सिटी की ओर बढ़ रहा है। फीनिक्स कबीले के सभी सदस्यों से रक्तपात के अभिशाप को पूरी तरह से खत्म करने में युनचे को पूरी सुबह का समय लग गया। लेन सुएर्वो के साथ सभी को विदा करने के बाद वे दोनों विशाल स्नो ईगल पर सवार हुए और आकाश की ओर निकल गए। फीनिक्स कबीले का प्रत्येक कुलवासी उन्हें विदा करने के लिए बाहर आया और जब वे उड़ रहे थे तो उन्होंने आकाश की ओर देखा। वे लंबे समय तक रुके रहे, भले ही उनकी छाया उनकी दृष्टि से पूरी तरह से गायब हो गई हो। पिताजी, क्या बड़े भाई यूचे को वास्तव में फीनिक्स भगवान ने हमें बचाने के लिए भेजा था? फैंग जुए ने मासूमियत से पूछा और उसने अनिच्छा से आकाश की ओर देखा। फैंग बायचुआन ने अपने बेटे का सिर सहलाया और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, जिस वर्ष हमारे पूर्वज ने गंभीर गलती की थी, इतने प्रायश्चित और पश्चाताप के बाद फीनिक्स भगवान ने आखिरकार हमें माफ कर दिया है। हालांकि मुझे अद्भुत एहसास है कि एक दिन हम उनसे दोबारा मिलेंगे। वास्तव में फैंग जुएर और फैंग जियाने की आंखें चमक उठी क्योंकि उनके चेहरे प्रत्याशा से भर गए। निश्चित रूप से फैंग बायचुआन मुस्कुराए। शापित रक्त रेखा के बिना उनकी गहन शक्ति अब सीमित नहीं होगी और उनके माथे पर फीनिक्स की छाप किसी भी समय छिपी हो सकती है। इसलिए अगली पीढ़ी को पहाड़ों की गहराई में इन खतरनाक मैदानों में छिपने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि अगली बार जब हम उसे देखेंगे तो शायद वह जिस स्तर पर खड़ा होगा वह इतना ऊंचा होगा कि हर कोई उसकी ओर देख सके। इसीलिए जुएर, फैंगर, यदि आप वास्तव में उसे फिर से देखना चाहते हैं तो आपको अभी से लगन से प्रशिक्षण शुरू करना होगा। अभी तक हमारे पास उनकी महान दयालुता का बदला चुकाने की योग्यता नहीं है, लेकिन जब आप दोनों बड़े हो जाएंगे और पर्याप्त ताकत हासिल कर लेंगे तब आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं और उनकी सहायता कर सकते हैं। भले ही यह सबसे छोटा हो सहायता, यह अभी भी हमारे पूरे कबीले का आभार प्रकट करेगी। आमीन। फैंग जुएर और फैंग जियाने ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और उनके युवा और कोमल चेहरे दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। अगर यह यहाँ से ब्लू विंड इंपीरियल सिटी तक है तो इसमें लगभग कितना समय लगेगा? लिटिल स्नो की गति के साथ यदि हम प्रतिदिन 14 घंटे उड़ान भरते हैं तो हम लगभग 10 दिनों में पहुंच जाएंगे। ब्लू विंड इंपीरियल सिटी, ब्लू विंड साम्राज्य की राष्ट्रीय राजधानी। चूंकि वह पहले फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में रहता था, यूचे ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में कदम रखेगा। ब्लू विंड एम्पायर की राजधानी के रूप में ब्लू विंड इंपीरियल सिटी की संपत्ति, शक्ति और गहन ताकत का स्तर निस्संदेह साम्राज्य के शीर्ष पर था। धनी, प्रभावशाली और मजबूत व्यवसायी जो एक सामान्य शहर में उत्कृष्ट नायकों को तिरस्कार दिखा सकते थे, जब राष्ट्रीय राजधानी की बात आती है तो वे अनिवार्य रूप से मध्यम वर्ग में सिमटकर रह जाते हैं। आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छा गया। विशाल स्नो ईगल के लंबे समय तक लगातार उड़ने के बाद आखिरकार उसे एक ऐसा शहर मिला जो बहुत बड़ा नहीं माना जाता था और उतरा।
नमस्कार दुकानदार, क्या आप यहाँ कोई 10,000 मील ध्वनि ट्रांसमिशन तावीज बेचते हैं? छोटे शहर की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी में जाने के बाद लेंजुएरो ने विनम्रता से पूछा। 10,000 मील ध्वनि संचरण तावीज। लेंजुएरो का एक वाक्य दुकानदार को आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त था। भले ही लेंजुएरो ने जो पहना था वह उसकी नजर में बिल्कुल सामान्य था, उसकी हड्डियों में छिपी महान आभा को छिपाना कठिन था। अपनी अत्यधिक सुंदरता के अलावा और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसने 10,000 माइल साउंड ट्रांसमिशन टेलिस्मेन की मांग की। इस दुकानदार ने उसकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और ध्यान से जवाब दिया, युवा महिला, हमारी इस छोटी सी दुकान में हजारों भी नहीं है मील ध्वनि संचरण तावीज, 10,000 मील में से बहुत कम। मैंने अपने पूरे जीवन काल में 10,000 मील ध्वनि ट्रांसमिशन तावीज कभी नहीं देखा। हालांकि हमारे पास कुछ 100 मील वाले तावीज हैं। क्या आपको लगता है कि आप उनसे काम चला सकते हैं? उद्धरण चिन्ह ... कोई जरूरत नहीं, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। लेंजुएरो ने कुछ हद तक निराश होकर अपना सिर हिलाया। वह शाही शहर तक समाचार पहुंचाना चाहती थी, लेकिन वह स्थान 100 माइल साउंड ट्रांसमिशन टेलिस्मेन की सीमा से परे था। दुकानदार, क्या आसपास कोई सराय है? यू चे ने पूछा। हाँ, दुकानदार ने अपना सिर हिलाया और सही दिशा में इशारा किया। उत्तर की ओर एक सड़क पर चलो और वहाँ एक सराय होगी। यह इस शहर में एकमात्र है। यू चे ने अपना सिर हिलाया और लेंजुएरो से कहा, वरिष्ठ बहन, हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ सराय में रहने दें। लिटिल स्नो को भी आराम करने की जरूरत है। थोड़ी देर चलने के बाद यूनचे और लेंजुएरो को शहर की एकमात्र सराय मिली। समय भी हो रहा था, इसलिए सराय में भी सन्नाटा था। अंदर चलने के बाद केवल सराय का मालिक ही मंद रोशनी के नीचे काउंटर पर सो रहा था। लोगों को अंदर आते हुए सुनकर उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। यूनचे लेंजुएरो से एक कदम आगे थी। वह काउंटर के सामने चला गया, अपनी बाहों को अपनी छाती पर रख लिया और पूछा, इनकीपर, क्या मैं आपको हमारे लिए 2 अतिथि कमरे तैयार करने के लिए परेशान कर सकता हूँ? सराय वाले ने जम्हाई ली। वह उत्तर देने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखों पर बैंगनी रंग की रोशनी चमकी, जिससे उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि वे गाय की आंखों से भी बड़ी हो गईं। क्योंकि ऊंचे के दाहिने हाथ में, जो उसकी छाती के पार था, एक सीधी तर्जनी थी और उसकी मध्यमा और अनामिका के बीच एक स्पष्ट रूप से चमकता हुआ बैंगनी रंग था। बैंगनी गहरा सिक्का। सराय के मालिक की तंद्रा बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गई, क्योंकि उसकी लार लगभग बाहर बहने लगी थी। उन्होंने अपने आधे जीवन तक इस सराय को चलाया, तो वह अब तक कैसे नहीं समझ पाए। उन्होंने तुरंत अजीब भाव अपनाया और उत्तर दिया, सम्मानित अतिथियों, मुझे सचमुच खेद है, हमारी छोटी सी सराय में केवल एक अतिथि कक्ष बचा है। केवल एक कमरा बचा है। यूचे ने अपना सिर घुमाया और लेंजुएरो से कहा, वरिष्ठ बहन, क्या आप चाहती हैं कि हम एक और सराय खोजें? सराय के मालिक ने तुरंत दृढ़ चेहरा दिखाया और कहा, सम्मानित अतिथियों, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम इस छोटे से शहर में स्थित एकमात्र सराय हैं। अपना छोटा सा शहर छोड़ने पर भी 200 मील की परिधि में रहने के लिए एक भी जगह नहीं मिल पाती। मेरा स्थान आमतौर पर भरा रहता है, इसलिए आज कमरा उपलब्ध होना पहले से ही आपका सौभाग्य माना जाता है। इसके अलावा हमारे सम्मानित अतिथि एक प्रतिभाशाली पुरुष और एक खूबसूरत महिला, एक सुनहरा जोड़ा है। आप दोनों व्यवहारिक रूप से स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। आधी रात को एक साथ होने से यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि आप दोनों एक प्यारे युवा विवाहित जोड़े हैं। क्या एक कमरा ठीक नहीं है? आपको 2 कमरों की आवश्यकता क्यों है? यूनचे के चेहरे पर परेशानी थी और उसने लेंजुएरो की ओर देखा और कहा, बड़ी बहन, हम एक कमरे से काम क्यों नहीं चला लेते? इसके अलावा कोई अन्य विकल्प नजर नहीं आता। एक अकेला आदमी और महिला एक कमरे में। लेंजुएरो के दिमाग में अचानक जो दृश्य आया, उसने तुरंत उसके दिल की धड़कन को रहस्यमय तरीके से तेज कर दिया और उसे कुछ हद तक नुकसान हुआ भी। लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, सराय का मालिक पहले ही कह चुका था, ठीक है, अब मैं तुम्हें अतिथि कक्ष में ले आऊंगा। हमारी सराय छोटी लग सकती है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि साफ सफाई और आराम आपको संतुष्ट कर देगा। कृपया इस रास्ते पर चलें। लेंजुएरो के शब्दों में सीधे तौर पर बाधा डाली गई। अपने होठों को चबाने और सराय के मालिक ने पहले जो कहा था उसके बारे में सोचने के बाद वह केवल उसका पालन कर सकी। यूनचे की आंखों की गहराइयों में मुस्कुराहट की एक झलक चमक उठी। उसने धीरे से एक गुलाबी उंगली को झटका दिया और बैंगनी रंग का गहरा सिक्का चुपचाप सराय के मालिक के हाथों में आ गया। सराय का मालिक तुरंत खुशी से झूम उठा जब वह खुशी से उनके सामने चला गया। इस सराय को खोलने के बाद से उसका व्यवसाय बुरा नहीं था, जिसमें प्रति वर्ष 1 दर्जन बैंगनी गहरे सिक्कों तक की आय होती थी। यूचे का खर्च तुरंत पूरे महीने की कुल आय के बराबर था।
उसने पहले भी उदार लोगों को देखा था, लेकिन यह उसके जीवन में पहली बार था कि उसने किसी को इतना उदार देखा। वह सम्मानपूर्वक उन्हें अपने अतिथि कक्ष में ले गया और जाते समय जानबूझकर उन्हें दरवाजा बंद करने में मदद भी की, इससे पहले कि उसने अपने दिल में आह भरी। ये युवा महिला वास्तव में शब्दों से परे सुंदर है। ये युवक अमीर भी है और रौबदार भी। न जाने किस रसूखदार परिवार का ये जोड़ा घूमने निकला था। अतिथि कक्ष को बड़ा नहीं माना जाता था, लेकिन यह अभी भी काफी साफ और सुरुचिपूर्ण था। अंदर की सजावट साधारण थी। बिस्तर इतना बड़ा था कि दो लोगों के लेटने में कोई दिक्कत नहीं हुई। विशाल हिमचील की पीठ पर पूरे दिन चलने वाली हवा के झोंके ने लंबे समय तक दोनों को नींद और थका दिया था। लेन सुएरो के कमरे में आने के बाद उसका दिल हेडलाइट्स में कैद हिरन की तरह था। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी उन्मत्त थी। उसमें उसके सामान्य उदार और सौम्य रवैये का पूरी तरह से अभाव था। उसका सुंदर चेहरा भी सुबह के समय लाल बादलों की तरह थोड़ा लाल हो गया था, जिससे वह अपनी सामान्य भव्यता और लालित्य को थोड़ा खो देती थी, जबकि एक युवा महिला का रवैया प्राप्त करती थी जो पुरुषों को नशे में डाल देती थी। यूचे ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी बहन, आप थक गई होंगी। जाओ और पहले बिस्तर पर आराम करो। फिर तुम। लेन सुएरो ने शांत रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका दिल अपनी तेज धड़कन को रोकने में असमर्थ था। वह इसके बारे में नहीं सोच सकता। सोच रहा है, बेशक मैं फर्श पर सोऊंगा। एक पुरुष के रूप में मैं सीनियर सिस्टर को फर्श पर कैसे सोने दे सकता हूँ। युनचे पूरी तरह से हानिरहित चेहरे के साथ मुस्कुराया। इतना कहने के बाद वह बिस्तर के सामने कोने में चला गया, दीवार के सहारे ठंडे फर्श पर बैठ गया और कहा, सीनियर सिस्टर आराम से सो सकती हैं, मैं यहाँ रहूंगा और सीनियर सिस्टर की रक्षा करूंगा। लेन सुएरो के दिल में विकार और बेचैनी गायब हो गई। इसका स्थान गर्म धारा की तरंगों ने ले लिया जो उसके हृदय में घूम रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान बिल्कुल वैसी ही कोमल नजर थी जैसी उसने उससे ऊंचाई से गिरने के बाद दी थी, और जब वह भारी चोटों के साथ जमीन पर गिरा था। उसे देखने के बाद ये पहली बार था, और उसके पूरे जीवन में भी पहली बार, जब उसका दिल एक अवर्णनीय अनुभूति से धड़क रहा था। यहाँ का फर्श लकड़ी का नहीं, बल्कि ठंडी कठोर चट्टान का बना था। भले ही फर्श पर कंबल बिछा दिया गया हो, फिर भी थोड़ी देर बाद हाड़ कंपा देने वाली ठंड महसूस हो सकती है। लेन सुएरो ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं चलेगा। फर्श इतना ठंडा है, तुम्हें नींद कैसे आ सकती है? तुम्हारे शरीर की चोटें अभी ठीक हुई हैं। तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं फर्श पर सोऊंगा। लेन सुएरो के शब्दों ने युनचे को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बिल्कुल सवाल से बाहर। मैं एक पुरुष के रूप में सीनियर सिस्टर को फर्श पर कैसे सोने दे सकता हूँ? ये ठीक है, मैं पहले भी फर्श पर सो चुका हूँ, इसलिए वह अलग है। युनचे का चेहरा अभी भी दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि वरिष्ठ बहन कहाँ सोना पसंद करती है। यह मामला हम पुरुषों की गरिमा से जुड़ा है। जब एक महिला फर्श पर सो रही हो तो मैं खुद को बिस्तर पर सोने देने के बजाय सीनियर सिस्टर को चाकू मारकर हत्या करने देना पसंद करूंगी। ये शब्द कहने के बाद यूचे ने मन ही मन बुदबुदाया, ये शब्द इतने परिचित क्यों लगते हैं? मुझे ऐसा क्यों लगता रहता है कि मैंने ये शब्द पहले भी किसी दूसरी लड़की से कहे हैं। पफ। यूचे का जिद्दी रूप, हमारी गरिमा, शब्द चिल्लाते हुए दिखा पुरुष। लेन सुएरो के दिल में चुपचाप एक नर्म जगह पर चोट लगी और वह इसे रोक नहीं सकी और जोर से हंसने लगी। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।